नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी। आज जो आपका राजस्थान जीके का टॉपिक रहेगा, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास और उसमें आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है राव जोधा। तो आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ के राजा राव जोधा के बारे में। देखो दोस्तों, राव जोधा के बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मारवाड़ की गद्दी पर राव जोधा बैठा था तो उस समय आपके समकालीन शासक कौन थे? देखो, मारवाड़ आपको पता है कि जोधपुर का आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। और मारवाड़ का राजा कौन बन गया है? राव जोधा बन गया है। जब मारवाड़ पर राव जोधा का शासन था उस समय इसके समकालीन शासकों में यहाँ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। और उस समय मेवाड़ पर किसका शासन था? सबको पता है कि मेवाड़ के ऊपर महाराणा कुंभा का शासन था। उस समय मेवाड़ पर किसका शासन रहा है? महाराणा कुंभा को। और जब मारवाड़ पर राव जोधा थे उस समय आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर जिसका अधिकार था, यहां पर अधिकार था आपके लोधी वंश में बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी। अब देखो, राव जोधा के पिता, पहले हमने पढ़ा था कि राव जोधा के पिता का नाम क्या था? रणमल। और इस रणमल की हत्या हो जाती है 1438 के अंदर। रणमल की हत्या कब हुई थी? 1438 में। और हत्या किसने की थी? आपके महाराणा कुंभा ने की है। अब महाराणा कुंभा रणमल को यहां पर मार देता है मेवाड़ के अंदर। और मारने के बाद में वह इसके पुत्र राव जोधा को भी मारना चाहता है। जोधा उस समय कहते हैं मेवाड़ में ही था, लेकिन किसी एक ढाडी जो कविताएं बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उन्होंने एक दो बार बोल दिया कि तेरे पिता की हत्या हो गई है, जोधा तू यहां से भाग जा। तो ये राव जोधा यहां से भाग जाता है मेवाड़ से। भागते भागते पहले तो ये मारवाड़ के क्षेत्र में आता है, लेकिन कुंभा इसके पीछे सेना लगा देता है तो ये मारवाड़ में न रुककर यहां से सीधा आगे चला जाता है और यहां पर काहुनी गांव में आकर शरण लेता है। कहां शरण लेता है ये? काहुनी गांव, जो बीकानेर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है ये? बीकानेर में। तो रावजोधा काहुनी गांव में शरण ले लेता है। अब इस मंडोर दुर्ग के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है? मेवाड़ वालों का अधिकार हो जाता है। सिसोदिया वंश का अधिकार हो गया। अब यहां पर अधिकार होने के बाद कहते हैं इस रावजोधा ने बहुत प्रयास किया मैं कैसे वापस मंडोर पर अधिकार कर लूं, लेकिन ये कर नहीं पाता है। तो बाद में यहां पर एक महिला जिसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हंसाबाई। हंसाबाई देखो, इस कुंभा की तो दादी लगती थी, ध्यान रख लेना। और इस जोधा की लगती थी बुआ, क्योंकि ये मारवाड़ के राजा रणमल की बहन थी और इसका विवाह मेवाड़ में राणा लाका से हो गया था। तो यहाँ पर हंसाबाई नहीं चाहती कि दोनों आपस में क्या करें, लड़ाई करें। तो ये चाहती थी कि दोनों आपस में संधि कर ले। तो इन दोनों के मध्य संधि करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? हंसाबाई की। और उस संधि को आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? आवल बावल संधि। ध्यान रख लेना दोस्तों, ये संधि आपकी 1453 में हुई थी। कब होती है संधि? 1453 के अंदर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस के मध्य हुई है। एक तरफ तो आपके मारवाड़ के जोधा आ जाएंगे, एक तरफ मेवाड़ के महाराणा कुंभा। और ये संधि क्यों हुई थी? ये संधि आपके इनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए मेवाड़ मारवाड़ की और सीमा निर्धारण करके सोजत स्थान पाली में पड़ता है, इसको मुख्य बिंदु बना दिया गया था कि इससे सोजत से इधर तो मारवाड़ की सेना रहेगी और इधर किसकी रहेगी? मेवाड़ की सेना। तो यह संधि हो जाने के बाद में इन दोनों के मध्य आपस में कोई लड़ाई नहीं होती है। अब बात करते हैं राव जोधा के और बहलोल लोधी के मध्य संघर्ष होने का कारण क्या माना जाता है। देखो, बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का राजा था और यह आपके मारवाड़ का राव जोधा था। इस राव जोधा का एक भाई था कांधल, कांधल सिंह। इस कांधल सिंह को क्या हुआ? इस दिल्ली के बहलोल लोधी की एक सेनापति था, एक सूबेदार था जिसका नाम था सारंग खां। तो ये सारंग खां क्या करता है? इस कांदल खां की हत्या कर देता है। कांदल खां की क्या कर देता है? हत्या। तो राव जोधा के भाई कांदल सिंह की हत्या बहलोल लोधी के सूबेदार सारंग खां ने की थी। इस कारण से राव जोधा इस बहलोल लोधी की सेना पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करता है वो कहां पर करता है? ध्यान रख लेना, सिरसा के अंदर। और सिरसा कहां पड़ता है आपका? हरियाणा के अंदर पड़ता है।
सिरसा में आक्रमण होता है, दिल्ली से बहलोल लोधी की सेना आती है सारंगखा के नेतृत्व में, इधर राव जोधा सेना लेकर जाता है। इस युद्ध में कहते हैं इस बहलोल लोधी की सेना को हरा दिया था किसने, राव जोधा ने, और सारंग खां को क्या कर दिया था, इसने मार दिया था। तो ध्यान रख लेना, सारंग खां को मारकर अपने भाई कांदल सिंह की हत्या का क्या ले लिया, इसने बदला ले लिया है। तो कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तान की सेना को राव जोधा ने पराजित किया था, तो ध्यान रख लेना किसकी सेना को करते हैं ये, बहलोल लोधी की सेना को। इसके अलावा अब कुछ निर्माण कार्य हैं आपके इसमें। एक तो देखो राव जोधा अपने ही नाम से एक नगर बसाता है, जिसे कौन सा नगर बोलते हैं, जोधपुर नगर। बार बार आता रहता है एग्जाम में, जोधपुर नगर की स्थापना कब होती है, 1459 के अंदर होती है। जोधपुर बसाकर इस जोधपुर को राव जोधा अपनी क्या बना लेता है, राजधानी बना लेता है। जोधपुर में एक दुर्ग बनाता है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बनवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहां पर आपका, जोधपुर में, राव जोधा ने बसाया था ये। इसके अलावा आपके जोधपुर में एक तालाब बनाता है जिसे जोधेलाव तालाब बोलते हैं। कौन सा तालाब, जोधेलाव तालाब। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग जब ये बनाया था ना इसने, मेहरानगढ़ का किला, ध्यान रख लेना, ये जिस पहाड़ी पर है ना, उस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, चिड़िया टूक पहाड़ी। इस पहाड़ी दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि जब मंडोर वापस मिल जाता है 1453 के अंदर आवल बावल की संधि के बाद में राव जोधा को, तो मंडोर मिलने के बाद इसने सोचा कि अपना ये मंडोर किला है ना, ये सुरक्षित नहीं है, कोई भी आक्रमण करके इसको जीत सकता है, तो मुझे पहाड़ों के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छा किला बनाना चाहिए। इसीलिए इसने कौन सा दुर्ग बनवाया था, मेहरानगढ़ बनवाया था। अब मेहरानगढ़ कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। कहते हैं इस पहाड़ी पर पहले एक बाबा जी तपस्या करते थे जिनका नाम चिड़ियानाथ बाबा जी था। राजा दुर्ग बनाना चाहते थे, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ कि आपके ऐसी सुरक्षित पहाड़ी जहां पर सुरक्षा के उपाय भी ज्यादा हो और वहां पानी की भी कमी ना हो। तो सैनिक आते हैं इस पहाड़ी पर और यहाँ आकर देखते हैं एक बाबा जी की कुटिया थी, यहाँ पर बाबा जी तपस्या कर रहे थे जिनका नाम चिड़ियानाथ बाबा जी था। अब बाबा जी बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे, सैनिक आकर बोलते हैं कि यहाँ पर राजा दुर्ग बनवाएंगे, आप इस कुटिया को हटा लो। उसने मना कर दिया हटाने से, तो उसकी कुटिया को यहाँ से हटा देते हैं, मतलब फेंक दिया यहाँ से। तो बाबा जी जाते जाते श्राप दे गए कि इस जगह से आपने मेरा अन्न जल छीना है ना, तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में पानी की कमी रहेगी और आपके दुर्ग के निर्माण में भी क्या रहेगी, बाधा रहेगी। अब जैसे राव जोधा ने दुर्ग का निर्माण प्रारंभ किया यहाँ पर, तो जैसे दुर्ग की नींव भरने के बाद दीवार बनाए, वापस गिर जाए, फिर दीवार बनाए, फिर गिर जाए। तो पंडितों से पूछा, बोला ये क्या हो रहा है, ये निर्माण में बाधा क्यों आ रही है। पंडितों ने बताया कि यहाँ तो श्राप लगा हुआ, यहाँ तो श्राप लग गया, इस वजह से। बोला श्राप लग गया तो कोई उपाय तो होगा इसका। पंडितों ने कहा कि इस दुर्ग की नींव में जिंदा व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी, तब ये दुर्ग का निर्माण हो सकता है। तो कहते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है रजिया भांबी, रजिया भांबी, या कई किताबों में इसका नाम मिलता है राजा राम खंडेला, राजा राम खंडेला। तो इस रजिया भांबी या राजा राम खंडेला की दुर्ग की नींव में क्या दी गई है, जिंदा बलि दी गई है, यानी इसको चुनवाया गया है। और फिर इस दुर्ग की नींव रखी गई है करणी माता के द्वारा। कौन सी माता ने रखी थी, करणी माता ने। और कब रखी थी, ध्यान रख लेना, 12 मई 1459 को। और बहुत ही बड़ा और विशाल दुर्ग बनाया गया था फिर चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, जो मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये जोधपुर में स्थित है, और इसकी आकृति मयूर ध्वज जैसी होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मयूर ध्वजगढ़। इसे कागमुखी भी बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, कागमुखी भी कहा जाता है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़, कागमुखी या गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं। गढ़, जो आप दुर्ग वगैरह पढ़ोगे उनमें अच्छे से डिटेल से आ जाएगी बातें। तो ये सारे उपनाम किसके, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम है। कहते हैं इससे देखने के ऊपर एक इतिहासकार हुए जिन्होंने इस दुर्ग के लिए कहा है, जिसका नाम है रूडयार्ड क्लिपिंग। इतिहासकार का नाम क्या है, रूडयार्ड क्लिपिंग। रूडयार्ड क्लिपिंग ने कहा है कि ऐसा दुर्ग कोई इंसान नहीं बना सकता, मतलब इस दुर्ग का निर्माण या तो परियों ने किया है या फरिश्तों ने किया है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दुर्ग का निर्माण परियों या फरिश्तों ने किया है। किसने कहा था, रूडयार्ड क्लिपिंग ने। कौन से दुर्ग के लिए, मेहरानगढ़ के लिए।
तो बेसिक बातें देखो राव जोधा की। राव जोधा का काल या शासन काल ध्यान रख लेना, 50 वर्ष शासन काल रहा है इसका। 1438 में राजा बना था, 1489 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मारवाड़ का ऐसा कौन सा राजा था जिसका शासनकाल 50 वर्ष रहा है, राव जोधा। एक अपने इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने इस राव जोधा को मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक कहा है। मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक किसको कहा जाता है, राव जोधा को। दूसरा, एक जगह आपने राव चूड़ा पढ़ा था पहले मारवाड़ के अंदर, तो उसने सामंतवादी व्यवस्था की स्थापना कर दी थी, मारवाड़ में सामंत बनाना। अब ये भी अपने राज्य को विस्तार करना चाहता था, तो इसने भी अपने बहुत सारे सामंत बनाए थे। तो आता है कि मारवाड़ में सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं आपके सामंतवादी व्यवस्था का, ये राव जोधा को माना जाता है। किसको माना जाता है, राव जोधा को। और राव जोधा की 1489 के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका राव जोधा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। अब एक बार आप आगे जो इसके बारे में बेसिक चीजों को मैंने एक जगह ही लिख दिया है, तो उनका आराम से मैं समझा कर और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से अपने नोट्स बना सकते हो। देखो हम पढ़ रहे थे दोस्तों मारवाड़ का इतिहास, और मारवाड़ के इतिहास के अंदर आज राजा चल रहा है आपका राव जोधा। राव जोधा का काल ध्यान रख लेना 1438 से लेकर 1489 तक है। इसे मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक किसने कहा था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक भी किसे माना जाता है, राव जोधा को ही मानते हैं। अभी बताया था आपको कि इसके समकालीन शासकों में दिल्ली की गद्दी पर तो बहलोल लोधी है, और आपके मेवाड़ की गद्दी पर कौन थे, महाराणा कुंभा। देखो राव जोधा का जन्म 1416 के अंदर होता है, और ये राजा कब बन जाते हैं, इसके पिता की मृत्यु होती है 1438 में, तब ये राजा बनते हैं। और इनकी खुद की मृत्यु कब होती है, 1489 ईस्वी के अंदर। इनके पिता का नाम रणमल था और इनकी माता का नाम क्या है, कोडम दे। और इनका शासन कितने वर्षों तक रहा है, तो ध्यान रख लेना 50 वर्षों तक मारवाड़ पर शासन किया है। जब इसके पिता रणमल की हत्या होती है, तो कुंभा इसके पीछे सेना भेजते हैं। ये मारवाड़ में न रुककर कहां जाकर शरण ले लेता है, काहुनी गांव बीकानेर के अंदर। फिर बाद में हंसाबाई दोनों के मध्य मध्यस्थता करवाती है। कौन सी संधि होती है, आवल बावल की संधि 1453 में। किन किन रियासतों के मध्य हुई है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य, कई बार पूछ लेते हैं ये संधि किन शासकों के मध्य हुई, मारवाड़ के रावजोधा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा के मध्य। कई बार आ जाता है संधि का उद्देश्य क्या था, दोनों की सीमाओं का क्या करना, निर्धारण करना। तो निर्धारण करके सीमा बिंदु कौन से स्थान को बनाया गया, दोस्तों सोजत पाली को सीमा बिंदु बना दिया गया। सोजत की क्या प्रसिद्ध आपकी, मेहंदी प्रसिद्ध आपकी सोजत की। मुख्य भूमिका किसने निभाई है इस संधि में, हंसाबाई ने निभाई है। हंसाबाई जोधा की तो बुआ लगती थी और कुंभा की क्या लगती थी, दादी लगती थी। अब यह संधि हो जाने के बाद में, संधि के बाद जोधा को मंडोर दे दिया जाता है, तथा जोधा अपनी लड़की या पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र किससे कर देते हैं, रायमल से। तो बाद में रिश्तेदारी में बदल गए। अब इसके बाद में ये इसका मंडोर पर अधिकार हो जाता है। ये देखो ये क्वेश्चन अभी डब्ल्यूओ के एग्जाम में पूछा गया था कि राव जोधा का मंडोर पर अधिकार कब हुआ था। तो राजा तो 1438 में बन गया ये, लेकिन मंडोर पर अधिकार इसका कब होता है, 1453 में। जोधपुर नगर किसने बसाया है, राव जोधा ने जोधपुर बसाया, और जोधपुर बसाकर इसे अपनी क्या बना लेता है, राजधानी बना लेता है। इसने जोधपुर में जोधेलाव तालाब बनवाया था, और इसकी रानी जसमादे ने जोधपुर के अंदर ही रानीसर तालाब बनवाया था। और रानीसर तालाब से ही अपने जो जोधपुर का दुर्ग है मेहरानगढ़, इसमें पेयजल की क्या होती थी, सप्लाई होती थी। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में किसने बनवाया है, राव जोधा ने। जोधपुर में स्थित है, 12 मई 1459 को इसकी नींव रखी गई है। और इसकी नींव किस माता ने रखी थी, तो ध्यान रख लेना करणी माता ने इसकी नींव रखी है। नींव में जिंदा बलि किस व्यक्ति की दी गई है, राजाराम खंडेला या रजिया भांबी की। ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है दुर्ग, तो ध्यान रखना ये आपके चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी बोलते हैं, गढ़ चिंतामणि भी बोलते हैं, कागमुखी भी बोला जाता है, या सूर्यगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दुर्ग के अंदर 1460 के अंदर राव जोधा ने चामुंडा माता और नागणेची माता की क्या बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए। तो ये सारी चीजें आपकी किसके बारे में, राव जोधा के बारे में है। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में
थोड़ा सा और इसके बारे में, राव जोधा के बारे में, कि राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किस लोक देवता ने दिया था? ध्यान रख लेना, हड़बूजी ने दिया था। लोक देवता हड़बूजी ने मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था राव जोधा को। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने खुश होकर हड़बूजी को एक गांव दिया था। ध्यान रख लेना, कौन सा गांव दिया था? बेंगटी गांव दिया था। तो बेंगटी गांव का संबंध किस लोक देवता से है, या हड़बूजी का संबंध किस मारवाड़ के किस शासक? तो ये ध्यान रख लेना, राव जोधा से। देखो, राव जोधा शीर्षा हरियाणा में बहलोल लोधी की सेना को पराजित करते हैं तथा उनके सूबेदार, ध्यान रख लेना, सारंग खां को मारकर अपने भाई कांदल सिंह की हत्या का क्या लेते हैं? बदला। अभी शुरू में बताया था आपको बेसिक के अंदर कि ये बहलोल लोधी की सेना से युद्ध होने का कारण क्या था? अपने भाई कांदल सिंह का बदला लेना। राव जोधा के 5वें नंबर का पुत्र था राव बीका। ये जांगल प्रदेश, जो बोलते हैं बीकानेर को, कई बार क्वेश्चन आता है कि जांगल प्रदेश किस शहर का प्राचीन नाम था? तो ये बीकानेर का प्राचीन नाम है, और इसमें नए राठौर राज्य की जाकर क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। और ये जो राव बीका था, ये जोधा की कौन सी रानी का पुत्र था? नौरंगदे का पुत्र। राव जोधा और नौरंगदे से उत्पन्न हुआ था कौन? राव बीका। राव जोधा अपनी प्रिय रानी जसमादे हाड़ी के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र सातल को अपना क्या बना देते हैं? उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो ध्यान रख लेना, नौरंगदे का पुत्र तो राव बीका है, और जो सातल और सूजा आगे आएंगे वो आपके किसके पुत्र थे? इस जसमादे के पुत्र थे, जिसने रानीसर तालाब बनवाया था। और जसमादे हाड़ी का पुत्र राव सातल। तो अब राव जोधा की मृत्यु हो गई 1489 में, तो अब नया शासक कौन बनेगा? राव सातल देव बनेगा। मारवाड़ का नया शासक अगला कौन बनेगा इसके बाद में? राव सातल देव। तो दोस्तों, ये था आपका मारवाड़ का राठौड़ वंश के अंदर राव जोधा। और जोधा बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, और इसे जो भी इसकी बेसिक चीजें क्लियर हो गई आपकी, और आप इनको अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लेना। अगली बार नेक्स्ट फिर मिलते हैं इसके आगे के वंश को लेकर। तब तक आप इसी तरीके से मस्त होकर आराम से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।